हेलो बडी, हियर आई एम आयुष ठाकुर। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फॉर क्लास 10, जो कि फिजिक्स का बहुत प्यारा चैप्टर है और फर्स्ट नंबर चैप्टर है। और इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो रेसिस्टेंस के ऊपर हो, कुछ कोई चीज के भी ऊपर हो। तो हम इसके हर एक टर्म को पार्ट वाइज वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे चार्ज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहले देखते हैं चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखना है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज देखिए बाबू, पहले हिंदी में समझिए कि चार्ज क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। ठीक है, चार्ज क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है, गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके वजह से वो क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। क्लियर है बात यहां तक? अब इसका डिफिनेशन आप देखिए। चार्ज द प्रोपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स। क्या बोला? द प्रोपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है? एक प्रॉपर्टीज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ड्यू टू विच, जिसके कारण, इट अट्रैक्ट्स, ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और रिपेल अदर, और क्या करता है? दूसरे को रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है। इसी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। ठीक है, इसी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। अब देखिए पॉइंट वाइज इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज से रिप्रेजेंट करना है। आपको माने आप स्मॉल क्यू से कीजिए, आपको माने आप कैपिटल क्यू से कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है बाबू? चार्ज का कूलम। ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय सी। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कॉपी खोल के बैठे। ठीक है, ये जो भी मैं बता रहा हूं आप कॉपी में राइट डाउन करते चले साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। फिजिक्स बाबू याद करने का चीज नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं, ठीक है, डिफिनीशन आप खुद फॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए, डिफिनीशन रटने का कोई जरूरी नहीं। लैंग्वेज आपको ये पसंद है, ये लिखिए, अपने से बनाने का मन है अपने से बनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बाबू कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। अच्छा बताइए, यहां तक में भी मैं जो भी बताया हूं इसमें कुछ याद करने वाला चीज है? हर एक चीज क्या है? कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, सीधा सीधा पढ़ते के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, झूठ झूठ पूछ का सब अल्लाह उड़ाए हुए फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या भला है? बीजेपी। बीजेपी एक पार्टी है और ये बीजेपी क्या है? हमारे चैनल का जान है। ठीक है, बीजेपी मतलब बहुत जरूरी बात। ठीक है, देखिए आप ये सब चीज से ज्यादा बीजेपी पे ध्यान दिया कीजिएगा। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं बीजेपी पॉइंट साथ में दिखाते चलता हूं। बीजेपी का मतलब होता है बहुत जरूरी बात। आप भी अपने नोट्स में यहाँ पे स्माइली जरूर बनाइएगा। ये करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जब कॉपी में स्माइली बनाते हैं या कुछ भी वैसा रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो जब आप रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स को उल्टाइएगा ना, तो आपको लगेगा कि आपका नोट्स आपसे बात कर रहा है। स्माइली फेस देख के ही लगता है कि वाह अट्रैक्टिव है। ठीक है, एक गुड फीलिंग देगा। आगे चलते हैं। बीजेपी का फर्स्ट पॉइंट देखना है। सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, यानी कि सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल करता है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। जैसे कि नॉर्थ पोल मैग्नेट क्या अनदर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को रिपेल करता है। आप लोग चुंबक देखे हैं बचपन में? सब चुंबक से खेलता है, हर एक बच्चा चुंबक से खेलता है। तो कभी कभी जब दो चुंबक रहता है, एक इस हाथ में, जैसे कि एक इस हाथ में चुंबक है, एक इस हाथ में चुंबक है, तो जब ऐसे लाते हैं तो एक बार सट जाता है, और एक बार जब सटाने का कोशिश करते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। तो वही जब साउथ साउथ पोल जुड़ता है तो रिपेल करता है, या नॉर्थ नॉर्थ पोल जुड़ता है तो वो रिपेल करता है। तो फर्स्ट पॉइंट बाबू वही कह रहा है कि सिमिलर चार्ज और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। दूसरा क्या कह रहा है? अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तीसरा पॉइंट, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट? कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। -19 कूलम। आप मतलब समझिए इसका, -19 का इसका क्या मतलब है? अच्छा,
10⁻⁻1 कैसे आता है? जब हम 1/10 लिखते हैं, ठीक है, तो 10 को जब ऊपर करते हैं तो क्या होता है, माइनस पावर आ जाता है, ठीक है। तो समझिए कि कितना छोटा है, कितना छोटा, आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल देंगे आपको अभी, ये चीज को समझ गए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्लॉथ। एक मिनट, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 10 टू दी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, द चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। दोनों पे चार्ज सेम होता है, तो अब अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी, एक इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज है, सॉरी, एक प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो मतलब क्या है, दोनों तो सेम है। देखिए कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बस इतना ही मतलब है, ठीक है। आगे चलिए, 1 कूलम का डिफिनीशन क्या होता है, 1 कूलम, व्हाट इज मीन ऑफ 1 कूलम, एक कूलम का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले डिफिनीशन देखते हैं, उसका मतलब समझते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it is called 1 coulomb। क्या काम, the quantity of electric charge, मान लेते हैं कि ये क्या है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि ये बल्क है, इसके इक्वल टू 1 कूलम है, ठीक है। इसके अंदर ढेर सारा चार्ज है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है या चार्जेस है, वो मिलके कितना बनाया, 1 कूलम कब बनाएगा, यानी कि चार्ज का इतना क्वांटिटी जो कितना फोर्स लगाता हो, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 10 टू द पावर 9 न्यूटन, माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, किस पे, दूसरे चार्ज पे, दूसरे चार्ज पे, ठीक है, कोई चार्ज होगा सी, उस पे लगाता है। इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तब वो जो चार्ज होगा, जो इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी दूसरे चार्ज पे, किस दूसरे चार्ज पे, जो उससे 1 मीटर के दूरी पे है, वही क्या कहलाता है, 1 कूलम कहलाता है। क्लियर है बाबू बात, आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इतना सा अमाउंट जो कि कितना का फोर्स लगाता हो, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज, ऑन एन इक्वल चार्ज, अपने जितना वो है, जितना चार्ज का वैल्यू उसका है, यानी कि 1 कूलम, वो दूसरे पे लगाता है, ठीक है, दूसरे इक्वल चार्ज पे। और वो जो दूसरा इक्वल चार्ज है वो कितने के दूरी पे है, पहले चार्ज से कितने के दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे है, उसी को क्या कहते हैं, 1 कूलम कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया, शेर है आपका, कुछ भी समझ में आ सकता है। देखिए अब देखिए फिर से आ गया हमारा बीजेबी, ठीक है, बीजेबी बहुत जरूरी बात। पहला फॉर्मूला है बाबू Q इक्वल टू एन। Q का मतलब क्या बताए थे, चार्ज, यहाँ पे बताए थे Q मतलब क्या बताए थे, चार्ज, ठीक है। Q इक्वल टू यानी एक फॉर्मूला है, आप लोग VVI करके यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके Q इक्वल टू एनी लिख लेंगे, ठीक है, Q इक्वल टू एनी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए वेयर, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, चार्ज ऑन n, 1 इलेक्ट्रॉन है, कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, हो गया Q तो चार्ज है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब क्या है, चार्ज ऑन n, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है बात। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको प्रूव करेंगे हम लोग, इसको प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, आप प्रूव करेंगे HW में, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। क्या कहता है कि SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कूलम है, आपको पता है पहले से, आप लोग होशियार हैं, ठीक है। वो किसके इक्वल है, इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे बोर्ड को इरेज करते हैं, यहाँ पे ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि SI यूनिट चार्ज क्या है, कूलम, एक कूलम में बाबू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं 18 कूलम, ठीक है, 18 कूलम, 18 कूलम,
नहीं, कूलम कैसे हो सकता है, कूलम तो चार्ज का यूनिट है। 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है बात दोनों। तो आप लोग एक क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या नोट करना है, मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। ये क्वेश्चन है बाबू, HW है, ठीक है। आप लोग जरूर बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है। पहले क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर बाबू क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप से क्या करे, सब्सटेंस ऑब्जेक्ट कोई भी चीज जो अपने आप से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, फ्लो होने दे, ठीक है, उसको रास्ता दे चलने के लिए, सीधा मतलब है, ठीक है, फ्लो होने दे, अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने दे, उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। आप डेफिनेशन देख लीजिए, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब एक चीज आप यहाँ पे ना नोट बना के या बीजेबी लिख के लिख लीजिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि व्हाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि सिल्वर ही बेस्ट कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का। पता है, हर एक मटेरियल जो होता है ना, उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो इसके अंदर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब क्या है, कि उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो जिस मटेरियल से जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन पास हो पाएगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो सिल्वर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, इसीलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आगे जब रेसिस्टिविटी का टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और डिस्क्राइब करके, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जांपल, कॉपर, आयरन, जितना भी मेटल है, ठीक है, वो सारा क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए, जिसमें कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। अब है इंसुलेटर, सेम उसका उल्टा, ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे, उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। सॉरी, द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप से अलाउ नहीं करता हो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, क्या नहीं करता हो, अलाउ नहीं करता हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ऑल नॉन मेटल्स, जितना भी नॉन मेटल है वो सारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। मतलब कि ग्रेफाइट जो पेंसिल का लीड होता है वो ग्रेफाइट से बना हुआ होता है, लेकिन आप जब उससे लाइट या बच्चे में क्या, आप क्या कीजिएगा, एक HW बैटरी लेके उसमें आप एक इधर करंट लगाइएगा और इधर बल्ब रखिएगा, ठीक है, जैसे आप सर्किट फॉर्म करते कीजिएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। आगे चलते हैं। अब ये तो था बच्चा वाला टॉपिक कि कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है। अब आया मेन टॉपिक जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अच्छा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। यहां तक क्लियर है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है बाबू, जूल होता है, क्लियर है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो वर्क डन बोले या एनर्जी बोले, बात एक ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है, द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to a point in an electrical field is called electric potential। इसका मतलब क्या, आप इंग्लिश तो बोल दिए, इसका मतलब समझाइए क्या। देखिए, वर्क डन यानी हम एनर्जी आपको शुरू में ही बोल दिए थे, यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना एनर्जी लगता है इलेक्ट्रिक करंट को, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है, यानी कि जो एनर्जी लगता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, सीधा समझना। या इलेक्ट्रिसिटी को जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइए, इसलिए मैं एनर्जी बोला, ठीक है। वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी को, जो वहां से वहां लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, आपके पापा आपको लेने के लिए घर से
स्कूल से लाने के लिए घर से निकले, तो वो काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ काम किए, वर्क किए, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को जो इन्फिनिटी से चार्ज लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना काम करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, एक बार में क्लियर होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप हिंदी समझ गए, मतलब समझ गए, ठीक है। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ध्यान दीजिएगा ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब क्या, आपके घर के आसपास पावर हाउस होगा जहां से लाइट आता होगा, उसका डिस्टेंस आपको एक्चुअल तो नहीं पता होगा ना कि तार में कहां से करंट आ रहा है, तो इन्फिनिटी से आ रहा है, सीधा बात है। तो वहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाता है, इसलिए जो डिस्टेंस हमको नोन नहीं होता है ना एक्चुअल, उसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिनोट V से करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है वोल्ट, इसको भी प्रेजेंट किस चीज से करते हैं, डिनोट किस चीज से करते हैं, V से करते हैं। किस चीज से करते हैं, V से करते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, आगे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं। कुछ नहीं, बस एक वर्ड का अंतर है। ये भी वर्क डन करता है, लेकिन ये वर्क डन करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ये कहां कर रहा था, कहां कर रहा था, कहां गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा था। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा था, लेकिन ये कहां करेगा बाबू, ये सर्किट में करेगा। यहां पे सर्किट नहीं लिखा हुआ है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए, गलत डेफिनेशन लिखा हुआ है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड PD, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या कह रहा है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कर दीजिएगा, पॉइंट इन एन, ठीक है। अब सब सही है, ठीक है। वो क्या कर रहा था, इन्फिनिटी से ला रहा था किसी एक पॉइंट पे, ये इन्फिनिटी से नहीं ला रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक किस चीज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन लगता है, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखिए फिर से समझाता हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन लगता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। और जब वोल्टेज का बात करते हैं ना, वोल्टेज बढ़ गया घट गया घर में, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को क्या कहते हैं, PD कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। अगला देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V। पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से डिनोटेड करते हैं, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी किस चीज से कर रहे थे, V से। दूसरा डेफिनेशन देखिए, एक डेफिनेशन यहाँ है, यहाँ छुपा हुआ है, देखिए, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस को भी क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आप चाहिए ये लिखिए, आप चाहिए ये लिखिए, ठीक है, दोनों सही है। अब चलिए, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी SI यूनिट क्या था बाबू, वोल्ट था। पोटेंशियल डिफरेंस का भी SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दैट इज V इक्वल टू W बाय Q, ठीक है। ये आपको याद करना है, इसको VVI कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, वेरी वेरी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पे बहुत ज्यादा नंबर, ठीक है। चलिए, V इक्वल टू W बाय Q,
पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्लियर है यहां तक बात? चलिए आगे चलते हैं। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पढ़िए, द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी कि सर्किट के अंदर जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाने में 1 जूल का वर्क डन हो तो उसी को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। फिर से बताता हूं, जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क डन नहीं, 1 जूल का वर्क डन होता है, जब 1 जूल का वर्क डन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्लियर है? 1 वोल्ट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल बाय 1 सेकंड। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, 1 जूल बाय 1 सेकंड। अरे वर्क डन की जगह पे जूल हो गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की जगह पे कूलम हो गया। ठीक है, एक एक का बात किया तो एक एक हो गया। एक बात, बीजेबी हमारे चैनल का जान, ठीक है, बीजेबी बहुत जरूरी बात। द अदर नेम ऑफ जूल पर कूलम इज वोल्ट। आपसे डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम को जूल पर कूलम का अदर नेम क्या होगा। ठीक है, जूल पर कूलम को और क्या बोल सकते हैं, तो जूल पर कूलम को क्या बोल सकते हैं, वोल्ट बोल सकते हैं, या वोल्ट को क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एस्ट्रॉन बुक होगा तो उसमें क्वेश्चन भी है ऐसा शायद। चलिए अब देखते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर बड़ा बवाल है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है, एम मीटर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, आपका भी अगर कुछ ऐसा कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूं कि वोल्ट मीटर को आखिर पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है और एम मीटर को आखिर सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले वोल्ट मीटर समझते हैं कि आखिर वोल्ट मीटर होता क्या है। The device which is used to measure the potential difference between 2 points in an electric circuit is called voltmeter। सीधा बात बाबू, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको कि हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए किसी भी 2 पॉइंट का, उसी को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। बात क्लियर है? किसी भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं उसी को वोल्टमीटर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। आप अपने मन से डेफिनेशन बनाइए, क्या दिक्कत है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट। यही पॉइंट कि इसको हमेशा सर्किट से पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल, आप बोलिएगा ये पैरेलल क्या है, तो ये आगे पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इट हैज हाई रेसिस्टेंस। देखिए बाबू, वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ना वो बहुत हाई होता है। एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि रेसिस्टेंस, रसिस्टर और रेसिस्टिविटी में क्या अंतर होता है। ये तीनों एक जैसा वर्ड है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रसिस्टर, लेकिन तीनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। आप जरा सा कंफ्यूज होइएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को बर्बाद कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस पे भी एक स्पेशल वीडियो मैं एक में ही सारा चीज कर दूंगा। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रसिस्टर, ये तीनों अलग कैसे है, फिर एम मीटर को कैसे सीरीज में जोड़ा जाता है, क्यों सीरीज में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को क्यों पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मैं बता दूंगा पक्का। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इट हैज हाई रेसिस्टेंस। क्या होता है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये सर्किट से जो है ना करंट बहुत कम ले, नेग्लिजिबल करंट ले। ठीक है, यही लिखा हुआ है, सो इट टेक ए नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इलेक्ट्रिसिटी पहले समझिए, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेट ऑफ फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि यूनिट टाइम में रेट मतलब समझिए, रेट कब आता है, रेट कब आता है, जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड होता है ना बाबू, तब रेट आता है कोई भी चीज। ठीक है, चाहे आप वेलोसिटी उठा लीजिए, कुछ भी एक्सेलरेशन उठा लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के साथ। उसी तरह देखिए, रेट ऑफ फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि किसी टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एक कंडक्टर से। कंडक्टर बाबू कुछ भी हो सकता है, कोई भी तार, एल्युमिनियम का तार, कॉपर का तार, कुछ भी जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उसको कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसके पिछले वीडियो में देख चुके थे। ठीक है, तो द रेट ऑफ फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इस डिफिनीशन से भी नहीं समझ पाते तो एक और डिफिनीशन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यहां साफ लिख दिया इन यूनिट टाइम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी फिक्स्ड टाइम में एक कंडक्टर से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर से पास करता हो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। फिर से एक बार, किसी फिक्स टाइम में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता हो, पास करता हो, ट्रेवल करता हो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। बाबू इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। अब देखिए ईसी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक करंट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को ईसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिखते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को ईसी लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा बाबू, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम दैट इज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये क्या है, फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला, अगर आपको कुछ नहीं याद आया, ठीक है, कोई डिफिनीशन नहीं याद है, सिर्फ फॉर्मूला याद है, तो आप डिफिनीशन कैसे बनाइएगा, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेशियो ही तो है, अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज को टाइम क्या कर रहा है, डिवाइड दे रहा है, तो यानी उस दोनों का रेशियो ही तो इलेक्ट्रिक करंट है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज और टाइम का रेशियो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। कि किसी भी यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर से पास होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलिए अब देखिए बीजेबी बहुत जरूरी बात, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1/1000 एम्पियर, और इसी को क्या लिखते हैं, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये मैं इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व कीजिएगा ना तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये एमए लिख देगा तो आपको यूनिट कन्वर्जन में काम देगा। ठीक है, यूनिट को मिली एम्पियर को एम्पियर में लाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं सॉरी आगे चलते हैं। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, इफ द अमाउंट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, डिफिनीशन नहीं पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। एक सेकेंड में जब 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर से पास करता है तो उसी को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर का करंट। जब किसी कंडक्टर से एक सेकेंड में 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता हो तब इलेक्ट्रिक करंट कितना एम्पियर का होता है, 1 एम्पियर का होता है। अब डेफिनेशन देखिए तुरंत समझ में आएगा। If the amount of 1 coulomb of electric charge passes through the cross section of a conductor in 1 second is called 1 ampere। ठीक है, 1 ampere equal to 1 coulomb by 1 second। कूलम बाबू इस फॉर्मूला पे पुट करके देखिए ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे कितना कूलम चार्ज दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है, 1 कूलम, और टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, इसमें भी एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, द अदर नेम ऑफ कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। द अदर नेम ऑफ कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, या द अदर नेम ऑफ एम्पियर इज कूलम पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एम मीटर पे चलते हैं। एम मीटर क्या होता है, जैसे बाबू वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापने का डिवाइस होता था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे वोल्ट मीटर से मेजर करते थे उसी तरह एम मीटर क्या है, is an instrument। ammeter is an instrument या electrical instrument which is used for measuring electric current। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए जिस मशीन का हम लोग यूज करते हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसी को एमीटर कहते हैं। डिफिनीशन देखते हैं, the device which is used to measure the electric current, यानी कि ऐसा डिवाइस जिसको यूज किया जाता है क्यों, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। किससे, इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस चीज को नापने के लिए, जो उस चीज का मेजरिंग करता है उसी को क्या कहते हैं, एम मीटर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उसमें था कि इट इज कनेक्टेड इन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट,
मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका था कि एम मीटर को सर्किट में क्यों जोड़ते हैं, सर्किट में सीरीज में क्यों लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं सर्किट से। इसमें मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा एक अलग वीडियो में, उसका एक स्पेशल वीडियो होगा, ठीक है, उसमें आप आराम से समझिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट। अभी सिर्फ हम नोट्स में इतना करके छोड़ दीजिए, बाकी मेरा प्रॉमिस है मैं पक्का बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, इट शुड हैव लो रेसिस्टेंस। जैसे कि वोल्ट मीटर का हाई रेसिस्टेंस होता था, इसका लो रेसिस्टेंस होता है। इस दोनों में हमेशा बच्चा का क्वेश्चन आते रहता है और शायद ही डाउट क्लियर होता है कि हाई रेसिस्टेंस क्यों होता है वोल्ट मीटर का, एम मीटर का लो रेसिस्टेंस क्यों होता है, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। इट शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्यों लो होता है, ताकि जब ये करंट नापे ना तो इससे पूरा का पूरा करंट, अच्छा देखिए रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोधक, ठीक है, जो किसी भी चीज को रोकता है, अपोज करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लोइंग को किसी भी कंडक्टर से अपोज करता है, उसकी स्पीड को कम करता है। तो जब इसमें पूरा पूरा सर्किट में जितना करंट पास होते रहेगा, जब तक एम मीटर में अच्छे से जाएगा ही नहीं, ठीक है, जब तक अच्छे से जाएगा ही नहीं तो ये कैसे रीड करेगा कि कितना पावर का इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितना एम्पियर का है, ठीक है। तो इसीलिए इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि इसका रेसिस्टेंस कम क्यों होता है। चलिए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखिए सर्किट का मतलब बाबू आप लोग अभी तक फिगर में देखे होंगे किसी भी बुक में, एनसीईआरटी कुछ में भी हम समझते हैं सर्किट अपने घर में कहाँ है। देखिए सर्किट कुछ होता नहीं, हम लोग जो वायरिंग करवाते हैं ना, एक अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। सर्किट का मतलब समझिए, जब बल्ब, पंखा, स्विच, ठीक है, एम मीटर, वोल्ट मीटर सब एक साथ जुड़ जाता है ना, तो एक अरेंजमेंट फॉर्म करता है। ये सब जुड़ के एक अरेंजमेंट फॉर्म करता है, उसी को क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। अब देखिए आपको कॉन्सेप्ट आपको कितना अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। डिफिनीशन के पीछे आप लोग मत भागा कीजिए कि डिफिनीशन क्या है। एक बार आपको मतलब समझ में आ गया ना कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, बाकी बात डिफिनीशन आप खुद बना लीजिएगा। अब जैसे मैं बता दिया तो आपको डिफिनीशन बनाने में क्या है, आराम से लिख दीजिएगा, एन अरेंजमेंट फॉर्मेड बाय इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, आयरन, स्विच एंड अदर कंपोनेंट कनेक्टेड टुगेदर। क्या बोला, एक अरेंजमेंट बनता है, ठीक है, किसके वजह से, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा, फैन के द्वारा, आयरन के द्वारा, स्विच के द्वारा। जब ये सब एक साथ मिल जाता है, ठीक है, एक तार से, तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आगे चलते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं सर्किट डायग्राम का। A diagram which shows different electrical component, a diagram which shows different electrical component in a circuit has been connected through a wire। देखिए सर्किट डायग्राम क्या है, ये डायग्राम जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको बाय सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वायर से जोड़ के, तो उसी को क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। पढ़ लीजिए एक बार फिर से डिफिनीशन है, डायग्राम विच शो, ऐसा डायग्राम जो कि दर्शाता है अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। द डायग्राम विच शो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन ए सर्किट। एक सर्किट में जो एक डायग्राम जो कि सर्किट में अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को दर्शाता है, जो कि किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है, सर्किट हैज बीन कनेक्टेड थ्रू ए वायर, जो कि तारों से, एक दूसरे से तार के हेल्प से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। यहाँ पे क्या वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट किए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। एम मीटर है, ये एम मीटर को कैसे रिप्रेजेंट किए, ऐसे। ये बैटरी का बाबू, जहां से पीडी मिल रहा है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो ये सेल हो गया। ये क्या है, स्विच है, ये स्विच को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, ठीक है, और ये वायर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है, ये बल्ब जल रहा है, ये स्विच ऑन है, ठीक है, और ये पे यहाँ पे सेल है, ये एम मीटर, यही सर्किट डायग्राम हुआ, ठीक है। वोल्ट मीटर देखिए पैरेलल में जुड़ा हुआ है, एम मीटर सीरीज में जुड़ा हुआ है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बताएंगे ना, तब आपको पैरेलल और सीरीज अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से दिल थाम के अभी पढ़िए जितना ये है। फिर ओम्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। क्या कह रहा है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, ओम्स लॉ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है।
According to this law, इस law के according, at constant temperature, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस के। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम बता चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं? V से, और इलेक्ट्रिक करंट को I से। ठीक है, PD को किस चीज से? PD को किस चीज से? V से, और इलेक्ट्रिक करंट को EC को I से। ठीक है, तो देखिए V डायरेक्टली, यहाँ क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आप नहीं समझते मैं बता रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हम बोल दिए कि राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सन्नी। ठीक है, सन्नी, यानी कि अगर राम बढ़ता है तो सन्नी भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि राम एक रोटी खाता है तो सन्नी भी एक रोटी खाएगा। ठीक है, इसी का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहां तक समझ गए। अब ये कैसे हो गया? V इक्वल टू IR, ये कैसे हो गया? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और इक्वल टू का आता है तो वहां एक कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो वही जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटके इक्वल टू का साइन आया तो R क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। हियर R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये जो R बाबू कांस्टेंट आया है ना, इसी को रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप कहिएगा कि कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होता है, तो यहाँ R का क्या वैल्यू होगा? देखिए R का वैल्यू डिपेंड करता है, अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा ना फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तब आपको पता चलेगा कि R का वैल्यू क्या होता है। R का वैल्यू बाबू वेरी करते रहता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ वायर, यानी कि मटेरियल जिससे कि कंडक्टर बना हुआ होता है, जिस मटेरियल से, ये सब पे क्या करता है? ये सब फैक्टर पे R डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू बदलते रहता है। आगे देखिए, फ्रॉम द एबव रिलेशन, यानी कि ऊपर में जो रिलेशन आया V इक्वल टू आई आर, वहां से I इक्वल टू क्या लिख लिए? V अपॉन R। V हो गया क्या? यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट का एक डिफिनीशन हो गया। ठीक है, एक PD का डिफिनीशन हो गया। PD डिफिनीशन कर रहे हैं, फॉर्मूला हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला क्या हुआ? V इक्वल टू आई आर। यानी कि जब आपको इलेक्ट्रिक करंट दे देगा और रेजिस्टेंस दे देगा तब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, रेजिस्टेंस दे दे, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू आई आर। यहां से आप V का फॉर्मूला पता है आई आर, I इक्वल टू लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। ठीक है, और देखिए R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू V अपॉन I। तीन फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला I इक्वल टू V अपॉन R, एक R इक्वल टू V अपॉन I। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हैं ना, इक्वेशन सॉल्व किए हैं ना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना और ये फॉर्मूला खुद बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बीजेबी, बहुत जरूरी बात, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। देखिए किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीडी के, ये हम ओम्स लॉ में पढ़ लिए, तो ये पॉइंट क्लियर है। फिर देखिए, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्या कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट घट जाता है। ठीक है, चलिए अब आप जैसे ही डिफिनीशन देखिएगा रेजिस्टेंस का, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं रेजिस्टेंस का डिफिनीशन। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और कंडक्टर which opposes the flowing of electric current through that device is called resistance। देखिए बाबू, रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है, कम करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है,
आपको यहाँ पे रेसिस्टर और रेसिस्टेंस दोनों अलग चीज है, ठीक है। आप कभी भी ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि रेसिस्टेंस को रेसिस्टर बोल दीजिएगा, रेसिस्टर को रेसिस्टेंस बोल दीजिएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी बाबू, रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। लेकिन रेसिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको कि हम यूज करते हैं किसके लिए, रेसिस्टर को किस चीज के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कम करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को कम करने के लिए। लेकिन रेसिस्टेंस हम लोग यूज नहीं करते हैं, रेसिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी ही होता है, ठीक है। अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। ये जब आप रेसिस्टिविटी टॉपिक पढ़िएगा तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका डेफिनेशन आप फिर से देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और ए कंडक्टर व्हिच अपोज मतलब विरोध करता है, ठीक है, रोकता है। तो एक कंडक्टर का ऐसा गुण, ठीक है, रेसिस्टेंस कंडक्टर का एक ऐसा गुण है जिसके कारण कि वो कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी बहता है, फ्लो करता है, उसको रोकता है, उसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ओम क्या है बाबू, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट है, ठीक है, व्हिच इज डिनोटेड बाय ओम। देखिए ये ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन आई, जो कि यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता दिया था। बस बोला ना आपको कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक है, बाकी बात सब आपको याद रहेगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल इसमें बनता है। चलिए एक और डिफिनीशन देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा, हाई आई एम इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आप लोग भी कॉपी में नोट्स बनाइए तो इसी तरह लिखिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो आपको लगेगा, जब आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपका नोट्स आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स रेसिस्टेंस। यानी कि देखिए रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा है, V बाय आई, V बाय आई, यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ मिटा रहे हैं। R इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा है, V अपॉन आई। इसका मतलब क्या है कि रेशियो है किस किस चीज का, रेसिस्टेंस किसके इक्वल टू है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो को ही क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन यही बोल रहा है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए कंडक्टर इज इट्स रेसिस्टेंस। तो आप देखिए रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टर, ये 3 चीज है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमको लगता है जान है, ठीक है। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस का डिफिनीशन, हर एक चीज का पहले डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है, फिर मतलब समझाएंगे और अंतर समझाएंगे। रेसिस्टेंस क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट डिवाइस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी कि रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का जो क्या करता है, अपोज करता है उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में, ठीक है, अपोज करता है, रोकता है। और रेसिस्टिविटी का, अभी पहले हम लोग रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी देखते हैं, रेसिस्टर सबसे हल्का चीज है, ठीक है, मेन कंफ्यूजन इसी दोनों में होता है। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी, और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच वी कैन एबल टू से हाउ स्ट्रांगली ए मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी कि रेसिस्टिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है। अब एक पर्दा उठाते हैं राजपर से, ठीक है, वो क्या है कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जिन किसी का भी सोशल स्टेटस होता है हमारे समाज में, ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे फिल्म में दिखाया जाता है कि किसी का सोशल स्टेटस होता है, वो MP होते हैं, विधायक होते हैं, MLA कुछ भी होते हैं, ठीक है, किसी पोस्ट पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी का भी मर्डर करवाते हैं। तो जो गोली चलाता है, ठीक है, यानी कि कोई क्रिमिनल जिसको कि वो सुपारी देते हैं, ठीक है, मारने का, वो गोली चला दिया, ठीक है, वो बंदा मर भी गया। तो असल में देखा जाए तो खूनी कौन है, जिसका सोशल स्टेटस था, जो सुपारी दिया, क्योंकि उस दोनों के बीच में तो कोई दुश्मनी था ही नहीं, ठीक है। तो देखिए समझिए, कोई भी वायर होता है, ठीक है, कोई भी वायर होता है, कोई भी वायर या कोई भी कंडक्टर, ठीक है,
आपको पता होगा सब चीज एटम से बना हुआ होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो जब कोई मैटर एटम से बना हुआ होगा तो उसके अंदर छोटा 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 एटम होगा, ठीक है, एटम होगा, ऐसे ऐसे एटम होगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया। तो देखिए ये जो एटम होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रोकता है। किस चीज से? फ्लो करने से इलेक्ट्रॉन को रोकता है। और रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों एक ही चीज होता है। ये हर एक कंडक्टर के पास एबिलिटी होता है, क्योंकि देखिए रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि किस मटेरियल से कंडक्टर बना हुआ है। जब मैं आप लोगों को रेसिस्टिविटी टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि हर एक तार का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है, हर एक मेटल का रेसिस्टिविटी अलग अलग होता है। कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी अलग होता है, एल्युमिनियम वायर का रेसिस्टिविटी अलग होता है। सिल्वर को क्यों हम लोग बेस्ट कंडक्टर कहते हैं? व्हाई सिल्वर इज कॉल्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से फ्लो कर पाता है, जिसकी वजह से कि ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में यही अंतर होता है, ठीक है। अंतर कुछ नहीं होता है, दोनों का सिर्फ नाम बदल दिया जाता है, ठीक है, और दोनों असल में चीज एक ही है। लेकिन रेसिस्टर जो होता है ना बाबू, रेसिस्टर वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जिसको कि हम किस लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए एक बल्ब है, बल्ब कुछ ऐसा है, ठीक है। अब एक बैटरी लेते हैं, ठीक है, बैटरी मान लेते हैं 6 वोल्ट का, और इसका एम्पियर कितना है? 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट ये दे रहा है। और बल्ब कितने का है? 2 एम्पियर का है। बल्ब कितने पे चलेगा? 2 एम्पियर पे चलेगा। तो एक वायर इसमें लगा देते हैं, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, इसका है माइनस। और बीच में जो है ना एक, ये बीच में 4 एम्पियर का क्या लगाते हैं? 4 एम्पियर का रेसिस्टर लगाते हैं, ताकि देखिए इस बैटरी का पावर कितना? 6 एम्पियर। बल्ब को कितना चाहिए? 2 एम्पियर। और इसका काम क्या होता है? रोकना, इलेक्ट्रिसिटी को रोकना। तो इसके पास पावर है कि मान लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, उसका पावर है कि वो 6 आदमी को ही रोक सकता है, और हम 8 आदमी को भेज दिए, और एक अगले आदमी को मारने के लिए 2 आदमी का जरूरी है, ठीक है, और उसके पास एक आदमी ऐसा है जो 6 आदमी को रोक सकता है, ठीक है। तो वो 6 आदमी को जोड़ लेगा, लेकिन रोक लेगा, लेकिन हमारा जरूरी क्या? वो 2 आदमी, तो 2 आदमी तो उसको मार ही देगा, ठीक है। तो वही बात है कि इस बल्ब को कितना का रिक्वायर्ड है? 2 एम्पियर। इस बैटरी का पावर कितना है? 6 एम्पियर। और हमको इसी बैटरी से इस बल्ब को जलाना है, तो हम 4 एम्पियर घटाएंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम 4 एम्पियर का क्या करते हैं? बीच में रेसिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टर देखिए, रेसिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का, किसी भी मटेरियल का, ठीक है। हर एक चीज के अंदर रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पाया जाता है, ठीक है, लेकिन रेसिस्टर हर एक जगह नहीं पाया जाता है। आपके घर में फैन में रेगुलेटर लगा हुआ होगा, आप जब उसको घटाते होंगे तो स्पीड घट जाता होगा, जब बढ़ाते होंगे तो स्पीड बढ़ जाता होगा। तो पता है वहां क्या होता है? वहां पे हम लोग रेसिस्टर लगाए हुए रहते हैं, और रेसिस्टर से रेसिस्टेंसेस बढ़ा देते हैं। तो जब रेसिस्टेंसेस बढ़ाते हैं तो स्पीड घट जाता है, यानी कि जब हम रेगुलेटर को कम करते हैं ना तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और स्पीड क्या हो जाता है? फैन का कम हो जाता है। उसी को रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक कर रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए रेसिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, वही है कि क्या क्या फैक्टर है जो कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है। देखिए अफेक्ट ए आगे में लगा हुआ, और इफेक्ट ई आगे में लगा हुआ है। इफेक्ट इन गुड सेंस यूज किया जाता है, और अफेक्ट इन बैड सेंस यूज किया जाता है, ठीक है। अफेक्ट मतलब कि आप प्रभावित हो रहे हैं, उससे दुर्प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि ये बीमारी अफेक्टेड है, अफेक्टेड नॉट इफेक्टेड। और कहते हैं कि कोई हैबिट इफेक्टेड है, ठीक है, इफेक्टिवली। तो ये अफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टिव। तो द फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 4 फैक्टर है जिसपे कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मैं उस दिन बताया था ना कि जैसे आर, वो क्या था?
आर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था तो आर आया था, भी ऐसे करके था कुछ, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जब ये हटा था तो भी इक्वल टू आई आर हो गया था। तो जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू हम क्या बोले थे उस दिन की वैरी करते रहता है प्लेस टू प्लेस, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इसी 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ वायर, कि तार का लंबाई कितना है, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए वायर। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और ए वायर, यानी कि थिकनेस, मोटाई, तार का मोटाई कितना है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होता है। जैसे ये वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ वायर में क्या लिखा हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, अभी रेसिस्टिविटी में बहुत काम देगा। फिर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। आप लोग साथ में कॉपी पेन लेके बैठे और इसको साथ में उतारते चले, ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ साथ जब काम करते चलिएगा तब आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और थिकनेस ऑफ कंडक्टर, दूसरा फैक्टर ये है। इसके नीचे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करता है, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का क्या मतलब है, यानी कि लेंथ अगर हम लोग वायर का बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली है रेसिस्टेंस के, तो जब मोटाई बढ़ाएंगे तार का तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब मोटाई बढ़ाएंगे हम लोग तार का, वायर का, कंडक्टर का, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज मेड, एक्चुअली यही होता है रेसिस्टिविटी, ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है, मटेरियल का, वो किस मैटर से बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। जैसे कॉपर वायर आता है, एल्युमिनियम वायर आता है, आयरन वायर आता है, हर एक टाइप का वायर आता है, ठीक है, सिल्वर वायर भी आता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, चौथा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अगर आपसे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा लिख देना है, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और थिकनेस ऑफ कंडक्टर। ये बीच वाला पॉइंट आप लोगों को नहीं देखना है। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच द कंडक्टर इज मेड, यानी कि नेचर क्या है मटेरियल का जिससे कंडक्टर बना हुआ है। अगला, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। क्लियर है यहां तक बात? आगे चलते हैं, 1 ओम का डिफिनीशन देखते हैं। हम लोग ओम्स लॉ पढ़ लिए थे इससे पीछे वाले वीडियो में, ठीक है, लेकिन 1 ओम्स का डिफिनीशन नहीं देखे थे। तो 1 ओम्स का डिफिनीशन क्या कहता है, इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई किया गया है, ठीक है, और उससे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, एंड 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रूज इट, और उससे क्या कर रहा हो, 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो, देन द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम, तब उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। सीधा सा बात है बाबू, जब किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उससे इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा हो, 1 एम्पियर, तब उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितने ओम का होगा, 1 ओम का, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते, अब आया हमारा असली टॉपिक, रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी। इसके बाद पक्का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम आपको क्लियरली बताएंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टर, ठीक है, ये तीनों बवाल टॉपिक होने वाला है, ठीक है। देखते हैं रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच वी कैन एबल टू से, आप लोग शब्द पे गौर कीजिएगा, ठीक है, वर्ड पे। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच वी कैन एबल टू से दैट हाउ स्ट्रांगली ए मटेरियल अपोज द फ्लोज ऑफ चार्ज थ्रू इट, यानी कि क्या कर रहा है, रेसिस्टिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी कंडक्टर या मटेरियल। कंडक्टर क्या,
किसी ना किसी मटेरियल से तो कंडक्टर बना हुआ ही होगा, ठीक है। तो उसका गुण है, उस मटेरियल का गुण है क्या, रेसिस्टिविटी। और उस गुण के वजह से हम लोग बता पाते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना फोर्स या कितना ज्यादा स्ट्रांगली करंट के फ्लोज को रोकता है, ठीक है, फ्लो होने से रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या है, एक गुण है किसी भी कंडक्टर का, जिसके वजह से हम लोग क्या बता पाते हैं कि हाउ स्ट्रांगली we can say that how strongly a material oppose the charge through it, ठीक है। यानी कि जिसके वजह से हम लोग बता पाते हैं कि जिस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है वो कितना स्ट्रांगली रोक रहा है किस चीज को, करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आगे पॉइंट देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय रो। रो को कैसे लिखते हैं बाबू, पी के तरह, पी पी, ठीक है, पी के तरह रो। इट इज डिनोटेड बाय रो। The SI unit of resistivity is ohm meter. रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम। रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। आगे चलते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का अगर कोई डिफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो इसका मतलब भी रेसिस्टिविटी ही होता है, ठीक है। यानी कि रेसिस्टिविटी का ही अनदर नेम क्या हो जाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई आपको डिफाइन करने कह दे कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो आप रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन लिख के आ सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस पे रिलेटेड एक बेस्ड, ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला डेरिवेशन भी कर सकते हैं। फिजिक्स में क्या होता है, फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला रो इक्वल टू आर ए बाय एल, वेयर आर इज रेसिस्टेंस, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलिए तो देखते हैं, इसका हेडिंग पढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपॉन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग अभी तक अगर कॉपी खोल के नहीं बैठे हैं तो प्लीज कॉपी खोल के बैठिए और इसको जरूर लिखिए। एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। एंड द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सेकंड नंबर पॉइंट, the resistance of a conductor is inversely proportional to area of its cross section. तो R is directly proportional to 1 by A। इसको देखिए पढ़ना सीखिए, इसको क्या बोलते हैं, R is directly proportional to 1 by A। नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि resistance is inversely proportional to area, ठीक है। R is inversely proportional to A। जब इनवर्सली बोलेंगे तो 1 by A नहीं बोलेंगे, जब डायरेक्टली बोलेंगे तो 1 by A बोलेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हम लोगों को फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। यहाँ पे L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसको क्या पढ़ना सिखाए थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं, इतना छोटा सा हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो क्या लिखा हुआ था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और क्या लिखा हुआ था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A। तो हम इसको दोनों को मिला के ऐसा लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 L बाय A, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1 बाय A ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये लिखे। अब देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है बाबू। तो यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल टू का साइन आया और रो कांस्टेंट आ गया। ये जो P दिख रहा है ना आपको, P ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। और रो इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, R बाय A अपॉन L। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, एस चांद की बुक में दिया हुआ होगा, एचसी वर्मा के बुक में दिया होगा, आप जो भी पढ़ते होंगे उसमें जरूर इस पे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखिए ये वीवीआई, इसको कॉपी में लिख लेना, वीवीआई रो इक्वल टू R अपॉन RA अपॉन L, ठीक है। आप लोग भी इस फॉर्मूला को एक बार अपने से, ठीक है,
वीडियो खत्म होने के बाद अपने से डिराइव्ड करके देखिए, ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे चलिए, हियर P इज रेसिस्टिविटी, यहाँ पे ये जो रो है, सॉरी P बोल दिए, इसको रो पढ़ते हैं, रो, ठीक है, रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी, बीजेबी, बहुत जरूरी बात, ठीक है, रो इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। रो क्या है बाबू, यहाँ पे कांस्टेंट है, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो रो क्या आया, कांस्टेंट आया, और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सिंपल सा बात है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। तो रेसिस्टेंस, आप रेसिस्टेंस का मतलब क्या समझते हैं, पहले रेसिस्टेंस पे बात करते हैं। इससे पहले जो वीडियो आया है रेसिस्टेंस, रेसिस्टर और रेसिस्टिविटी, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां जाके पहले उसे देखिए, उसके बाद ये देखिए, क्योंकि तब कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, हर एक वायर, जो भी कंडक्टर है, उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंसेस होता है, ठीक है, उसके पास रेसिस्टेंस होता है। तो हम सिर्फ रेसिस्टर का बात नहीं कर रहे हैं, रेसिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। हम लोग सर्किट पढ़ लिए, सर्किट का डेफिनेशन क्या था, द अरेंजमेंट फॉर्म्ड बाय फैन, स्विच, वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टिंग टुगेदर, ठीक है, जब हम तार के हेल्प से उस सब को जोड़ते थे और उससे करंट फ्लो करवाते थे तो वो क्या फॉर्म करता था, एक सर्किट फॉर्म करता था। तो सर्किट में जो भी चीज लगा हुआ होता है उसको हम रेसिस्टेंसेस बोल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर, जितना भी कंडक्टर, और कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, उसी को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो जितना भी कंडक्टर है वो सारा क्या है, रेसिस्टेंसेस है। तो यही यहाँ पे अभी हम लोगों को पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। यानी कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ रेसिस्टेंसेस को जोड़ना है, नहीं, आप तार को जोड़ सकते हैं, आप बल्ब से तार को जोड़ सकते हैं, फिर बहुत सारा कंपोनेंट, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर रेसिस्टेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। जब हम दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, एक साथ जोड़ते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस कहते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस को ही ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे अगर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है, दोनों एक चीज है। यानी कि अपने इधर एक कहावत चलता है बिहार में, ठीक है, कहे सुने बात को फिर, 3 पसेरी 15 शेर, ठीक है। मतलब नहीं समझे तो मैं बता देता हूं, मतलब 3 पसेरी मतलब भी 15 केजी होता है और 15 शेर मतलब भी 15 केजी होता है। 3 पसेरी, एक पसेरी में कितना, 5 केजी, ठीक है, तो 3 पसेरी में कितना, 5 into 3 यानी कि 15 केजी, ठीक है, बस यही मतलब है। तो आगे चलते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। कितने टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस होता है, 2 टाइप का। पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को जोड़ देखते हैं। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि इंड्स टू इंड्स जब रेसिस्टेंसेस को जोड़ा जाता है तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेपरेट सेपरेट वायर से हम लोग रेसिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। देखिए, द कॉम्बिनेशन इन विच 2 or more resistances are connected end to end with one to another consecutively is called series combination of resistance। यानी कि ये कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, प्लस माइनस, फिर यहां पे एक दूसरा शुरू हुआ, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर एक शुरू हो गया, प्लस माइनस। मतलब ऐसे ऐसे जब जोड़ते हैं इंड टू इंड, जैसे कि आप लोग झालर देखे हैं दीपावली में जो लगाते हैं, ठीक है, झालर जिसमें ढेर सारा लाइट होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, लड़ी लाइट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। किस चीज में जुड़ा हुआ होता है, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में जो होता है ना, एक ही तार में हम पूरे को लपेट लेते हैं, ठीक है, एक ही तार में बहुत कंपोनेंट को जोड़ देते हैं, वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का बहुत सारा डिसएडवांटेज है, वो मैं आगे बताऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या डिसएडवांटेज है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग समझ गए। अब आते हैं इसमें, देखिए बीजेबी,
मेन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यही दोनों ध्यान रखना है, ये दोनों जो पॉइंट लिखा हुआ है ना बीजेबी का, बहुत जरूरी बात। ठीक है, देखिए बीजेबी को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि बीजेबी ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के आगे हम लोग क्या लिखते हैं, बीजेबी, बहुत जरूरी बात। ठीक है, तो द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस डिफर बट द सम ऑफ पीडी अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी और सेल। यानी कि अगर 2-3 कंपोनेंट लगा हुआ है एक सर्किट के अंदर और वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, लेकिन जब पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो उस सारे के सम का इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 3 कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, पूरे सर्किट का कॉम्बिनेशन का पीडी कितना है, पूरे का पीडी है मान लेते हैं 6, तो इसका 2 वोल्ट होगा, इसका 2 वोल्ट होगा, इसका भी 2 वोल्ट होगा, तो सबको जोड़ने के बाद कितना आया, 6 वोल्ट। यही पहला पॉइंट कह रहा है, यानी कि हर एक रेसिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, इसका सम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सेम होता है। चलिए अगला देखते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल रेसिस्टेंसेस आर इक्वल। यानी कि अगर पूरे सर्किट में 6 एम्पियर का करंट रन कर रहा है, तो इस रेसिस्टेंस के अंदर भी 6 एम्पियर का चलेगा, इस एम्पियर के इसके अंदर भी 6 एम्पियर, इसके अंदर भी 6 एम्पियर। बात क्लियर है? चलिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको बताएंगे, जैसे कि एक पढ़े होंगे आप लोग, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके 0 Rn तक जाता है। तो ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, ये जब बताएंगे तो इसी के हेल्प से बताएंगे, इसी बीजेबी के 2 पॉइंट से बताएंगे। ठीक है, कि जब सीरीज में 3 रेसिस्टेंस से जुड़ता है या 4 रेसिस्टेंस से जुड़ता है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे होता है। चलिए अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के ऊपर। द कॉम्बिनेशन इन विच 2 और मोर रेसिस्टेंस are connected between 2 points or ends with separate wire, यानी कि अलग अलग वायर से सेपरेटली जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे घर का जो वायरिंग होता है, हम लोगों के रूम में जो वायरिंग किया हुआ होता है, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है। यानी कि अगर देखिए आप जैसे लड़ी लाइट जलाते हैं, तो एक स्विच में क्या होता है, सारा लाइट जलने लगता है। क्या आपके घर में ऐसा होता है कि एक स्विच दबाएं पूरे घर का मतलब लाइट जलने लगा? हमको जो बल्ब का जरूरी होता है, जिस बल्ब का उसका स्विच दबाते हैं, तो वो पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बाबू, पैरेलल का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है, हम लोग सेपरेटली यूज करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका बीजेबी देखिए, बहुत जरूरी बात, द पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रेसिस्टेंसेस आर इक्वल। देखिए इसका जस्ट उल्टा, इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल था, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टेंस का इक्वल होगा, जितना कि पूरे सर्किट का होगा। यानी कि अगर पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा, तो हर एक रेसिस्टेंस का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में लोचा है, इसमें क्या लोचा है, द इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टेंसेस डिफर बट सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंसेस इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द होल सर्किट। यानी कि जैसे यहाँ 2 वोल्ट था, तो मान लेते हैं कि पूरे सर्किट का कितना है, 6 एम्पियर है। ठीक है, 6 एम्पियर कितना है, 6 एम्पियर। तो इससे भी 2 एम्पियर, इससे भी 2 एम्पियर, इससे भी 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस सब का सम जोड़ के पूरे सर्किट का जितना होगा ना, सर्किट में जितना इलेक्ट्रिसिटी करंट बह रहा होगा, उतना ही सब का सम होगा। ठीक है, यही कह रहा है। तो देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको पोटेंशियल, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको कि हम लोग पीडी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। और एम मीटर क्या होता है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इज कॉल्ड एम मीटर। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको कि हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको एम मीटर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाई एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए एम मीटर का सबसे पहले तो रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए भी सीरीज में जोड़ते हैं। अब देखिए सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं ताकि एम मीटर क्या है, एम मीटर के पास रेसिस्टेंस बहुत कम होता है,
तो जब तक हमको ये पता, जैसे कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक करंट कितना का निकला 20 एम्पियर का, ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है, और इसको पैरेलल में जोड़ देंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, डैमेज हो सकता है, ठीक है। एम मीटर अगर पैरेलल में जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो एम मीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो जितना बाबू इसको खाने के लिए नहीं लगाया जाता है। एम मीटर खाता नहीं है इलेक्ट्रिक करंट, वो मेजर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर खाता है, ठीक है, वो खाता है, वो अपने पास रखता है, इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है वोल्ट मीटर का, ठीक है। एम मीटर को जैसे कि 20 एम्पियर निकला, इसमें 20 एम्पियर इंटर किया इलेक्ट्रिक करंट, ये मेजर किया और इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो ये अच्छे से जल गया। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर एम मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ होगा वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको जितने का रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रिक करंट का उतना इलेक्ट्रिक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा। अब देखिए वाई वोल्ट मीटर क्लियर हो गया, एमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, और अच्छे से पढ़ना आपको 12 में, ठीक है। तो अभी इतना ही क्लियर कीजिए, ठीक है, 12 में और अच्छे से पढ़ना है। देखिए अब वोल्ट मीटर हम लोग देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या जानते हैं, पीडी का, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए अब इस पॉइंट पे कुछ पीडी होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे कुछ पीडी होगा, तो ये क्या नापता है, पीडी। अगर इसको सीरीज में लगा देंगे तो ये तो इलेक्ट्रिक डिफरेंस निकाल ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इसीलिए इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, दो पॉइंट पे जोड़ते हैं ताकि ये पीडी निकाल पाए, ठीक है, और पीडी को मेजर कर पाए। और देखिए इसको पैरेलल इसलिए जोड़ते हैं ना कि इसको सर्किट से उतना कुछ बहस ना हो, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब को जलने दे, या जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको जलने दे अच्छे से, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है, तब तो ये वोल्टेज नाप पाता है कि वोल्टेज कितना है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। यही होता है पूरा कॉन्सेप्ट कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, एम मीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, बस इतना सा बात था, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग में क्या एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक वायरिंग। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज इट्स ऑन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। देखिए जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने घर का वायरिंग करवाते हैं तो हर एक बल्ब हर एक फैन के लिए क्या होता है, अलग अलग स्विच होता है। तो पहला एडवांटेज यही होता है कि अगर हमको एक फैन जलाना है तो हम सेपरेटली फैन चलाने का मन है फैन चलाएंगे, बल्ब जलाने का मन है बल्ब जलाएंगे, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे घर में लगा हुआ होगा वो अगर पैरेलल में रहता है तो उसका इंडिपेंडेंटली क्या होता है, एक अलग स्विच होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं। पहला पॉइंट यही कह रहा है। दूसरा पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस गेट्स सम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। सेम होगा यहाँ पे, ठीक है, सम नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं अपने घर में वायरिंग का तो हर एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी कि हर एक डिवाइस के लिए वोल्टेज क्या मिलता है, सेम मिलता है। सेकेंड थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन इलेक्ट्रिक डिवाइस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सून डिफेक्ट देन ऑल डिवाइस कीप वर्किंग नॉर्मली। अब देखिए जैसे कि हर एक पैरेलल में तो यही होता है कि हर एक को सेपरेटली हम लोग जोड़ते हैं, तो जैसे कि उसमें एक डिवाइस कोई हमारा खराब हो गया तो हमारा पूरा सर्किट खराब नहीं होगा, वो डिवाइस खराब होकर रह जाएगा और पूरा कॉम्बिनेशन यानी कि पूरा वायरिंग जो होगा वो सही रूप से अपना वर्क करते रहेगा। फोर्थ क्या कर रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड इज रिड्यूस ड्यू टू विच द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। अब देखिए अलग अलग सब चीज जुड़ा हुआ रहता है, तो मैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में बताया था कि हर एक का अपना अपना क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, तो हर एक क्या होता है, हर एक डिवाइस अलग अलग जुड़ा हुआ होता है, तो ओवरऑल पूरे घर का जो रेसिस्टेंसेस होता है वो कम होता है, जिसके वजह से कि इलेक्ट्रिक का सप्लाई जो होता है वो हाई रहता है, ठीक है, सब जगह हाई रहता है। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, सीरीज में होता है। सीरीज में क्या होता है, देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज आप देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट्स
देन ऑल अदर डिवाइस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। देखिए सीरीज में क्या होता है, सबको एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर एक खराब हो गया या एक किसी कारण से बंद हो गया तो पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम हम जो भी बनाए हैं, जो भी लगाए हैं, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा या बंद हो जाएगा या खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। अब देखिए जैसे झालर लगाते हैं दीपावली के टाइम, अभी अपने घर के आगे सब झालर लगाए हुए रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम एक स्विच डालते हैं और पूरा जल जाता है। लेकिन पैरेलल में क्या था, हमको एक फैन चलाना था तो हम एक स्विच दबा रहे थे, फैन चल रहा था। लेकिन इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। हमको अगर जो चीज नहीं भी जलाने का मन है, अगर वो सीरीज में है, एक स्विच डालेंगे सब चीज जल जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा देखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस डज नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। देखिए ये क्यों होता है कि हर एक को सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस बढ़ जाता है, सबका अपना अपना रेसिस्टिविटी होता है और पूरा का पूरा एक ही चीज पे लोड रहता है, ठीक है। पूरा एक ही में क्या होता है, कंबाइन रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा गैजेट्स या जो भी चीज हम लोग सीरीज में लगाते हैं वो अच्छे से क्या कर पाता है, वर्क नहीं कर पाता है। फोर्थ पॉइंट इसका उल्टा सेम पॉइंट है, ठीक है। In the series combination of electrical device, the overall resistances of a circuit increase। देखिए सब डिवाइस एक साथ जुड़ा हुआ होता है तो इसके वजह से क्या होता है, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हाई होने के कारण जैसे ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा और इसके वजह से क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा पूरे सर्किट का, ठीक है। हर एक डिवाइस अच्छे से ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, चलेगा नहीं, ठीक है। तो पहले आपको बताते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। जब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट में जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में जो जो डिवाइस होता है या जो जो कंपोनेंट लगा होता है उसका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज हर एक जगह क्या होता है, सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक जगह सेम होता है। आप लोग इस फिगर में समझिएगा। पहले तो दो रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, ये एक पूरा सर्किट है, V वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, ठीक है, ये प्लग है, ठीक है, स्विच यानी कि, और ये क्या है, रेसिस्टर R1 है, ये रेसिस्टर पहला रेसिस्टर, ये दूसरा रेसिस्टर, दो रेसिस्टर को हम लोग क्या किए, पैरेलल में जोड़ दिए। अब हम लोगों को क्या जानना है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा। तो इसको R1 से डिनोट किए, इसको R2 से डिनोट किए। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, इसका भी V है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जब कोई भी चीज कनेक्ट होता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जितना कि सर्किट में होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अगर सर्किट में I फ्लो कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हर एक कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, अलग अलग होता है। इसीलिए रेसिस्टर R1 का इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, उससे I1, एंड रेसिस्टेंस 2 से कितना फ्लो कर रहा है, I2, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप लोग ये फिगर समझ लिए, पहले आप लोग कॉपी के लेफ्ट साइड में फिगर बनाइए, ठीक है, फिगर बना लिए, सॉरी राइट साइड में फिगर बनाइए, फिगर बना लिए। अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज, एक एक करके समझिएगा, और लैंग्वेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको फिगर से रिलेट कीजिएगा, तब कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, let R1 and R2 be two resistances connected in parallel and battery V volt has been applied to the ends of this combination। यानी कि क्या, R1 और R2 दो रेसिस्टेंसेस है जिसको कि कनेक्ट किया गया है पैरेलल में और V वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में सपोज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस R1 एंड R2 बी I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर R1 और R2 से इलेक्ट्रिक करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1 एंड I2, ठीक है, ये हम लोग मान लिए। आगे चलते हैं, अगेन लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल सर्किट इज V। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेते हैं, V, एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I, और पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट कितना है, I, ठीक है, एंड द टोटल रेसिस्टेंस इज R, और पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, R, और इसी को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, RP, यानी कि R ऐसे लिखना है और नीचे P। इसका मतलब होता है कि रेसिस्टेंसेस को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। और अगर आपको RS ऐसा लिखा हुआ मिले तो रेसिस्टेंसेस को किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं,
आगे चलिए, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट, हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, V अपॉन R, यानी कि V बाय R। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। सिमिलरली करंट फ्लोइंग थ्रू द R1, अब हम लोग निकालते हैं कि R1 से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना है R1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, तो इलेक्ट्रिक करंट I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब करंट पासिंग थ्रू द R2, I2 इक्वल टू V बाय R2, क्योंकि रेसिस्टेंस R2 है इसका, ठीक है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है, R2 है, और इससे इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, I2, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या जानते थे, I इक्वल टू क्या जानते थे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस, ठीक है, PD बाय रेसिस्टेंस, यानी कि V बाय R। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसको क्या मानना है, इक्वेशन थर्ड मानना। आगे चलते हैं। As we know that the total electric current passing through the whole circuit is equal to the sum of electric current passing through the each resistance। हम लोग बाबू क्या जानते हैं कि पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, रेसिस्टेंस, हर एक अलग अलग रेसिस्टेंसेस से कितना इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, पास कर रहा है, उसके सम के इक्वल होता है। यानी कि इससे अगर I2 पास कर रहा है, इससे I1 पास कर रहा है, तो पूरे सर्किट से कितना पास कर रहा है, I पास कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है I जो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, किसके इक्वल होगा, ईच रेसिस्टेंस से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है उसके सम के इक्वल होगा। तो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, यही चीज है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा दिए, ठीक है। आगे देखिए, दैट इज I इक्वल टू I1 प्लस I2, यही अभी हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाए थे। इसको क्या मानना है, इक्वेशन फोर्थ मानना है। आगे चलते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 and I2 from equation first, second and third in equation fourth, then we get, देखिए क्या बोल रहा है ये लाइन, कि हम लोगों को पुट करना है वैल्यू I का, I1 का, I2 का, किससे किससे लेके पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, और किसमें पुट करना है, इक्वेशन फोर्थ में पुट करना है। तब हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन फोर्थ क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। इक्वेशन फर्स्ट में I का वैल्यू क्या दिए हुए, V अपॉन R, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। उसके बाद क्या, इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, तो V अपॉन R1। I2 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन थर्ड से, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, तो V अपॉन R2। अब देखिए यहां से V को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, इससे V कॉमन निकाल लिए, तो क्या बच गया, I1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब देखिए V भी कैंसल हो गया, ठीक है, काट ही देते हैं, V भी कैंसल हो गया, तो हम लोगों को क्या मिला, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। और इसी का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम दो रेसिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकलता है, I1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब देखिए एक चीज क्या होता है, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत प्यारा सा चीज है, इधर मिटाता हूं। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि दो रेसिस्टेंसेस है, ठीक है, दो रेसिस्टेंसेस है, एक का है 3 ओम वैल्यू, 3 ओम वैल्यू है, ठीक है, कितना है 3 ओम, और दूसरे रेसिस्टेंसेस का R1 इक्वल टू क्या दिए हुए 3 ओम, और R2 इक्वल टू क्या दिए हुए 5 ओम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछेगा, तो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, I अपॉन R1 प्लस I1 अपॉन R2, ठीक है। तो इसके इक्वल टू पुट करेंगे 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5, एलसीएम आएगा 15, यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8 बाय 15, ठीक है, 8 बाय 15 आया। ये हमको क्या आया बाबू, ये हमको इक्वल आया है R1 बाय RP के। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं तक करके छोड़ देते हैं, उनको लगता है यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया पैरेलल में, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप लोग क्या निकालिएगा, RP निकालिएगा, जब RP निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 15 बाय 8। अब इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए 8 को 15 से, एक बार में कितना आया 7.0, 8 बार में 64, ठीक है,
क्या आया 6 आया, 1.8 ओम लिख सकते हैं, 1.8 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आया आपका क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया, ठीक है। सुन लीजिए एक चीज और क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप लोग रेसिस्टेंसेस को जोड़िएगा ना तो देखिए इसका वैल्यू क्या है 3 ओम और इसका वैल्यू क्या है 5 ओम, लेकिन पूरे सर्किट का जब रेसिस्टेंस निकाले तो क्या आया, इस दोनों से कम आया, ठीक है, हमेशा कम आएगा और रेसिस्टेंस में हमेशा ज्यादा आएगा। जोड़ के दिखाते हैं, मान लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस क्या है, ये रेसिस्टेंसेस क्या है सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। अभी हम पैरेलल बताएं, अब आपको सीरीज पे बना के दिखाते हैं। मान लेते हैं कि R1 और R2 सीरीज में जोड़ा गया है, तो हम लोग RS का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं R1 प्लस R2। ये सिंपल है बाबू, ये अलजेब्रिक सम है, ठीक है। तो यहाँ 3 ओम डालेंगे और प्लस यहाँ 5 ओम डालेंगे, तो क्या आ गया 8 ओम आ गया। देखिए इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस से ज्यादा आया है, ये R2 5 है लेकिन टोटल रेसिस्टेंस 8 है। यही पहचानने का एक तरीका है कि जब सीरीज में रहेगा ना तो वैल्यू ज्यादा आता है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस से पूरे होल सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा आता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है ना कम आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टन क्लियर लिखा हुआ हो, ठीक है, तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, पढ़ाने का और ज्यादा मन करता है, ठीक है। और आप लोग अभी तक अगर मैजिक ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मैजिक ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं एमओफी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो बडी, हियर आई एम आयुष ठाकुर, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमओफी यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि व्हेन रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। तो पहले आप लोग कॉपी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, और जो जो चीज मैं बताते जा रहा हूं साथ में आप लोग उतारते चले, ठीक है, तब आपको लास्ट में समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठे तभी वीडियो देखें। देखिए टॉपिक का क्या नाम है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि दो रेसिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को क्या मिलता है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये R1 है, ये रेसिस्टर, ये फर्स्ट रेसिस्टर है, ये सेकेंड रेसिस्टर है। फर्स्ट रेसिस्टर AB, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, और सेकेंड रेसिस्टेंस R2 का, रेसिस्टर R2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2 है, और पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना है I है। आप लोग एक बात जानते होंगे कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज को तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। जब हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रहे थे तो उस समय हम बीजेबी 2 पॉइंट बताए थे सीरीज में भी और 2 पॉइंट बताए थे पैरेलल में भी। तो ये अभी हम लोग किस चीज में देख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग लैंग्वेज देखते हैं, लेट R1 and R2 be two resistances connected in series। देखिए R1 और R2 दो रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या किए हैं सीरीज में कनेक्ट किए हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि इंड टू इंड उसको जोड़ते हैं, ठीक है, और पैरेलल में अलग अलग सेपरेटली वायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, ए बैटरी ऑफ V वोल्ट हैज बीन अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ड्यू टू विच करंट I फ्लोइंग थ्रू द होल सर्किट, यानी कि हम लोग इसमें क्या किए हैं, V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किए हैं, ठीक है, V वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है, इस पूरे सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है। आगे चलते हैं, अगेन लेट PD अक्रॉस रेसिस्टेंसेस R1 and R2 बी V1 and V2 रिस्पेक्टिवली। देखिए PD का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 का कितना है V1 और R2 का कितना है V2, एंड द टोटल रेसिस्टेंसेस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R। टोटल रेसिस्टेंस इस पूरे सर्किट का क्या है बाबू, R, ठीक है, और इसी को RS भी लिखते हैं, नीचे S, यानी कि रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, इसका मतलब यही होता है इस सिंबल का। आगे चलते हैं, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ PD अक्रॉस होल सर्किट। देखिए
ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से हम लोग फॉर्मूला क्या निकाले थे, V इक्वल टू आई आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेसिस्टेंसेस। तो ये हमारा V इक्वल टू पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का V है और इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है I, और उसके बाद पूरे होल सर्किट का रेसिस्टेंसेस कितना है, R है। इसके वजह से V इक्वल टू आई आर हो गया, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब देखिए PD अक्रॉस R1। अब हम लोग R1 में चलते हैं, ठीक है, रेसिस्टर R1 में चलते हैं, इसका PD पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू आई इंटू R1, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक करंट सब जगह सेम पहुंच रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, इसीलिए V1 इक्वल टू आई इंटू R1, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड PD अक्रॉस R2, रेसिस्टर R2 में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो V2 इक्वल टू आई इंटू R2। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट द पोटेंशियल अक्रॉस द होल सर्किट इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी। ये हम लोग जानते हैं ना कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कोई भी चीज को जोड़ते हैं तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, हर एक इंडिविजुअल का सम हो जाता है, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये R1 का पोटेंशियल डिफरेंस, ये R2 का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इक्वेशन 4th मानते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, V यहां है, V1 यहां है, V2 यहां है। V1 V2 का वैल्यू कहां पुट करना है, इसमें पुट करना है, इक्वेशन 4th में पुट करना है, यही बोल रहा है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 from equation 1st, 2nd and 3rd in equation 4th we get IR equal to IR1 plus IR2। अब देखिए IR V का वैल्यू क्या था, V का वैल्यू था IR, और V1 का वैल्यू क्या था IR1, तो IR1, और V2 का वैल्यू क्या था IR2, तो V2 के जगह पे क्या लिख दिए IR2। ठीक है, इक्वेशन 4th में वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसका R का, R1 का, R2 का। ठीक है, तो आई आर इक्वल टू, यहां से आई हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में आई है, तो आई कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बच गया R1 प्लस R2 बच गया। अब ये आई और ये आई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या आया R1 प्लस R2। ठीक है, यही होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसको आप लोग फॉर्मूला में लिख लीजिएगा कि जब भी आपको रेसिस्टेंसेज जो है सीरीज में कनेक्ट रहेगा, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2। अगर 3 रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए आपको इसका कहीं पे प्रूविंग नहीं पूछ सकता, ऐसा प्रूविंग नहीं पूछ सकता, आपको सिर्फ इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लेकिन हो सकता है अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो आप अच्छे से समझा सकते हैं। और आपको इस पे क्या करना है, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, यहां हम 2 रेसिस्टेंस को जोड़ के R इक्वल टू R1 प्लस R2 निकाले हैं। आपको एक बार 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है, फिर सेम लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, एक बार V1 का निकाल लीजिएगा, V2 का निकाल लीजिएगा, फिर V3 का निकाल लीजिएगा। जब 3 रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एक बार 4 रेसिस्टेंस जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तब R इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर और द इलेक्ट्रिक वर्क डन, ये दूसरा डेफिनेशन है। ठीक है, पहला डेफिनेशन यही खत्म हो गया। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। रेट का मतलब क्या होता है बाबू, मैं पहले भी बता चुका था कि रेट कब आता है, जब कोई भी क्वांटिटी टाइम से डिवाइड होता है तभी रेट आता है। ठीक है, तभी क्या आता है, रेट आता है। यानी कि 1 सेकेंड में, ठीक है, कितना एनर्जी किसी भी बल्ब में या कुछ में भी कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है 1 सेकेंड में, उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ये डिफिनीशन है ये डिफिनीशन है 1 वाट का। ठीक है, काहे कि SI यूनिट क्या होता है, पावर का, वाट होता है। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि यूनिट टाइम में कोई भी डिवाइस, कोई भी गैजेट्स कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं।
पावर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है पावर का, जूल पर सेकंड, और इसी जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय वाट, और वाट को किस चीज से डिनोट करते हैं, W से, ठीक है। डिफाइन 1 वाट, बहुत प्यारा सा डिफिनीशन है कि 1 वाट को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, डिफिनीशन मत पकड़िएगा, डिफिनीशन आप लोग खुद से बना सकते हैं। When the electrical energy of 1 joule is consumed in 1 second by an electrical device, जब किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से 1 सेकंड में 1 जूल का एनर्जी खपत होता है, यूज होता है, तो पावर कितने वाट का होता है बाबू, 1 वाट का होता है। कितने वाट का होता है, 1 वाट का, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि P इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाय भाई लोग, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपसे कर रहा है, हाय भाई लोग, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो इसको आप लोग VBI में लिख लीजिएगा फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला जितना होता है ना बाबू, आप लोग अपने माइंड में रखा कीजिए, ठीक है। तब आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में डर नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल का जान ही क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हर एक न्यूमेरिकल किस चीज पे बेस्ड होता है, फॉर्मूला पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारा बोर्ड भर जाता है, यानी कि सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या, कैलकुलेटिंग द अनदर फॉर्मूला ऑफ पावर, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं अनदर फॉर्मूला का, तो मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड टॉपिक क्या है, एन अदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पावर, यानी कि पावर को निकालने के लिए अलग अलग और क्या फॉर्मूला है और वो कैसे डिराइव्ड हुआ, ठीक है। उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ पावर। अभी हम लोग पावर का डिफिनीशन देखे थे, तो पावर का फॉर्मूला क्या आया था, वर्क डन अपॉन टाइम, नहीं वाट, हाँ वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, W by T, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब हम लोग को क्या देखना है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनीशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां से फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। इसको इक्वेशन सेकेंड मानना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। अब चलते हैं, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो W इक्वल टू हम VQ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि W यहीं रह जाएगा और Q उठ के इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो W इक्वल टू VQ, इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं। फिर से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग फिर कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि आप अगर सिर्फ सुनते जाइएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लोग कहां से चल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से चल रहे हैं। क्या है, P इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या लिख दिए, VQ बाय T। VQ बाय T कैसे लिख दिए, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, क्योंकि W के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, VQ रख दिए। इक्वेशन थर्ड में W का वैल्यू निकाले है ना, VQ, ठीक है। तो W के जगह पे क्या रख दिए, VQ रख दिए। अब देखिए फिर क्या किए, इक्वेशन सेकेंड से चले, I है, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड P इक्वल टू VQ बाय T, और फिर क्या आ गया, IT बाय T। Q इक्वल टू, देखिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन से अगर चलेंगे तो यहां पे हम लोग Q इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए, ठीक है। तो IT लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, Q के जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगा, IT, तो V इंटू I इंटू T अपॉन T, ठीक है। तो TT कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू पहला फॉर्मूला क्या आया, V इंटू I, इसको हम लोग कैपिटल A से इक्वेशन माने, ठीक है। ये हम लोगों का पहला फॉर्मूला निकल के आया, किसका, पावर का। अब देखिए, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, अब हम लोग ओम्स लॉ से चलते हैं। तो V इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेसिस्टेंस, I इंटू R, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन A वी गेट, फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन A से चलेंगे। इक्वेशन A इक्वल टू क्या लिखे हैं, P इंटू VI। तो अभी V का फॉर्मूला क्या है, IR, यहां पे यूज किए क्या, यूजिंग इक्वेशन IV, यूजिंग इक्वेशन IV, ठीक है। P इक्वल टू VI
P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे ना, P इक्वल टू वी आई, तो हम लोग लिख सकते हैं V के जगह पे आई आर, तो लिख दिए P इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो क्या हो गया I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, तो P इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया आई स्क्वायर इंटू आर। अब चलते हैं अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से फिर से चलते हैं, क्या है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर, क्योंकि I को यहीं छोड़ दिए और R इधर आएगा तो V के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो I इक्वल टू V अपॉन आर, तो इसको क्या मानना है इक्वेशन 5 मानना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन A, फिर से हम लोग इक्वेशन A से चलते हैं, तो इक्वेशन A इक्वल टू क्या आया था P इक्वल टू वी आई, ये पहला फॉर्मूला आया था पावर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी आई के जगह पे हम लोग वी आर पुट कर सकते हैं, तो वी आर पुट कर दिए, आई के जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 5, ठीक है। वी आर लिख दिया, वी इंटू वी स्क्वायर हो गया बाय आर, ये तीसरा फॉर्मूला आया, ठीक है। तो इसको किस चीज से डिनोट करते हैं सी से, देखिए पहला फॉर्मूला ए से, दूसरा फॉर्मूला बी से, तीसरा फॉर्मूला सी से, और हम लोगों का ये टोटल यानी कि कहानी का जो समरी होता है ना वो क्या है, ये बीजेबी, बहुत जरूरी बात, आप लोग ये पावर का फॉर्मूला वीवीआई में जरूर लिख ले, ठीक है, कॉपी में, और आपको न्यूमेरिकल इस पे पूछ सकता है, ठीक है, पूछ नहीं सकता है, पूछता ही है, ठीक है। तो P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इक्वल टू वी इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और चौथा फॉर्मूला क्या है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो आपसे कोई भी पूछे, ठीक है, आप लोगों को पावर का हर एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्या है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, वो क्या है कि पावर, ठीक है, इससे पहले हमारा क्या टॉपिक पढ़ाया गया है पावर, ठीक है। तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू क्या है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम, इसको क्या मान लिया गया है इक्वेशन 1 मान लिया गया है। Now, according to the law of conservation of energy, work done by electric current is equal to the electric energy consumed. एक चीज देखिए, वर्क डन का यूनिट क्या होता है बाबू, जूल होता है, ठीक है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसीलिए दोनों चीज इक्वल होता है, यही बात ये बोल रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग वर्क डन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन को आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, जब मैं बात कर रहा था शायद पोटेंशियल डिफरेंस का, जब मैं बात कर रहा था तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्म डिफिनीशन क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू from one point to another point in an electrical circuit is called पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या बोला था कि वर्क डन का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ले जाने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना लगता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। उस दोनों के रेशियो को, उस एनर्जी और टाइम के रेशियो को क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। तो आप लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्या करना है बाबू हमेशा याद रखना है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है, मिटा देंगे बाद में। यहां समझिए इलेक्ट्रिकल पावर, हम लोगों का टॉपिक क्या, हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेरिवेशन देख रहे हैं फॉर्मूला का, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम, हम लोग अभी बताएं कि वर्क डन को क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू ई अपॉन टी, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा PT, यही फॉर्मूला है, ठीक है, कितना इजी है। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड क्या भर जाता है, तो अब हम लोग बोर्ड इरेज करने के बाद देखेंगे क्या कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि गला क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है, इसलिए वॉइस थोड़ा अल्टर आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो आगे देखिए अब क्या समझ रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ होता है, यानी कि पावर हाउस से जो बिजली का बिल आता है, वो यूनिट के हिसाब से देता है कि भैया आपका 56 यूनिट यूज हुआ है तो इतना रुपया होगा, भैया आपका 60 यूनिट यूज हुआ है तो इतना रुपया होगा। तो भाई हम लोग समझे भी तो कि एक यूनिट में कितना एनर्जी होता है, कि हम लोग 56 यूनिट अगर यूज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी और बिल इतना आया है, तो हम लोग कितना एनर्जी यूज किए हैं, ठीक है, कंज्यूम्ड किए हैं। तो आपसे क्या हो सकता है, ये टॉपिक सीखने के बाद आपसे कोई बेईमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक को आप लोग ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ 10 तक नहीं, लाइफ टाइम काम देगा, ठीक है। ये टॉपिक सिर्फ इतना, ठीक है। तो देखिए द कॉमर्स, अच्छा कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। कॉमर्स यानी इनकम, पैसा। तो वही है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, किलोवाट आवर, विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम द मेजर ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी को भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, एनर्जी में, ठीक है, यानी कि जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले समझते हैं डिफिनीशन 1 किलोवाट आवर का, यानी कि 1 kWh का डिफिनीशन क्या होता है। सब बोलते रहता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी वर्ड लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सेड टू बी 1 kWh इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज 1 किलोवाट, यानी कि 1 kW इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 आवर। हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कब 1 किलोवाट आवर का बोलेंगे, जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितना एनर्जी लेता हो, 1 घंटे में 1 किलोवाट का लेता हो, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, 1 kWh कहते हैं। तो अब देखिए इसको बदलते हैं, इसके इक्वल टू क्या आता है, इसको याद रखिएगा VVI में, ठीक है, VVI में 1 kWh इक्वल टू, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो देखते हैं कि ये कैसे आता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब देखिए हम लिखे 1 वाट पावर का यूनिट है वाट, तो हम लोग क्या जानते हैं, वाट कैसे आता है, जूल पर सेकेंड, अनदर नेम ऑफ जूल पर सेकेंड इज वाट। तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किलो लगा दिए, यानी इधर किलो लगाए तो इधर भी 1000 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आवर लगा दिए, हमको क्या चाहिए, इधर सेकेंड में चाहिए, क्योंकि यहाँ सेकेंड है। तो 1 घंटा को जब सेकेंड में बदलते हैं तो 1/3600 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 3600 हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, ये 3600 ऊपर चल जाएगा तो 3600 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू ऐसे, और इसको फिर लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 5, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। और इसी के इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। यानी कि जब आप इतना एनर्जी यूज करते हैं ना, इतना जूल का एनर्जी जब आप यूज करते हैं तो आपको 1 यूनिट आता है। और दाम किस चीज का फिक्स करके रखता है पावर हाउस वाला, कहीं पे देखिए अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक का दाम होता है, ठीक है। आप जहां रहते होंगे हो सकता है वहां पे 1 यूनिट का कुछ और कॉस्ट होगा, ठीक है। मैं जहां पे रहता हूं वहां पे 1 यूनिट का क्या कॉस्ट है, 8 रुपया, ठीक है, 8 रुपया। समझ में आ गया बात। तो आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। अगर जहां पे नहीं समझ में आया है वीडियो फिर से बैक कीजिए, यानी कि रिवर्स कीजिए और समझिए, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए जैसे कि हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब क्या है, हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लेकिन ये हमको क्या देता है, हीट प्रोड्यूस करके देता है। और हीट क्या है बाबू, एक एनर्जी है, हीट क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और ये हमको हीट देता है, ठीक है। देखिए द हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ हाई रेसिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है कि हम जैसे गीजर हो गया, हीटर हो गया, ये सब का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसके रेसिस्टेंस के हाई होने के कारण जब इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है तो वही हमको हीटिंग इफेक्ट देता है, वही इलेक्ट्रिक करंट क्या देता है, हीटिंग इफेक्ट देता है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं।
फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, कि हीटिंग इफेक्ट का, हीट एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हीट क्या है, एनर्जी है, ठीक है। फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनीशन से हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो W इक्वल टू वी क्यू हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए, फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी हम लोग जानते हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी क्यों हो जाएगा, क्योंकि Q यहीं रहेगा, T उठ के यहां चला आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। एंड फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग बाबू क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V एंड Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखिए क्या बोला कि V और Q का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कहां डालना है, इक्वेशन थर्ड में डालना है। देखिए यहां पे हम देखे हैं कि V इक्वल टू क्या है, W बाय Q है, ठीक है। तो V के जगह पे रख देते हैं W, इक्वेशन थर्ड में रखते हैं W बाई क्यू। अब देखिए इसके इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड से Q इक्वल टू क्या जानते हैं, आई टी, तो W बाय आई टी लिख सकते हैं, इधर आई आर लिख सकते हैं। अब ये आई टी इधर जाएगा, तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, वर्क डन है। वर्क डन क्या है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। ये भी एक एनर्जी और हीट भी एनर्जी है, तो W की जगह पे क्या लिख देते हैं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सो वी कैन रिटेन इक्वेशन फोर्थ एज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, वेयर H इज हीट एनर्जी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा एंड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स जो होगा, जो बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, और VVI क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ये सारा टॉपिक आपको एक एक करके मिलते रहेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल MOP यानी मैजिक ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।